हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सितंबर 2015 का एसएसटी का पेपर सेकेंड का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने का क्या फ़ायदा है, क्यों डिस्कस करने जाएं? क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से ये होता है कि पैटर्न का पता चलता है कि किस तरह के पैटर्न के सवाल आ रहे हैं परीक्षा में। दूसरा बात कि सीटेट में क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए वो अलग बात है, वो भी उसका फ़ायदा हो जाएगा आपको। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, एक क्रिटिकल जो है थिंकिंग मिल जाता है कि पेपर को कैसे, और ख़ासकर जो सीटेट का जो क्वेश्चन है वो आप ये देखिएगा काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है जी। तो सीटेट में जो क्वेश्चन आता है वो आपको क्या आता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा, तो सीटेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, अदर टाइप में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सीटेट में क्या आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि वो उलझाता है क्वेश्चन को। और ऊपर से सीटेट में आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन तो पूछता ही है, क्वेश्चन के बीच बीच में ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करता है जो उलझा देता है व्यक्ति को। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और उसी को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। और मैं क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करा रहा हूँ अन्यों से काफ़ी अलग है, एक बार देखने का प्रयास करेंगे आप ये। और अन्य जो बताते हैं आपको उनसे मैं अलग है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि पहला सही है तो क्यों सही है, दूसरा गलत है तो क्यों गलत है, तीसरा गलत है तो क्यों गलत है, चौथा गलत है तो क्यों गलत है। एक चीज़ ठीक है। और मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देकर समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको बहुत मददगार सिद्ध हो सके। ठीक है जी। ओके, चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 का देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है ये। और दिया ये है कि 31 का क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ये दिया हुआ है। एनसीएफ 2000 पर मैं जो कुछ भी बोलूँगा एनसीएफ 2005 ही बोलूँगा, ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चों के विद्यालय जीवन का मेल कर, बच्चे का जो विद्यालय जीवन है वो किससे जुड़ा हुआ, किताबी ज्ञान से, शिक्षकों की अपेक्षाओं से, कक्षा के जीवन से, बाहर के जीवन से। ये सही है। अब देखिए आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो कक्षा का जो जीवन है वो बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। यानी क्लास में जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई को बाहर की दुनिया से, मतलब आसपास की दुनिया से, आसपास के परिवेश से उसे क्या करना है, अटैच कर देना, जोड़ देना है। लेकिन अब तक जो पढ़ाई हो रहा था वो क्या हो रहा था, हम लोग जो क्लास में जो पढ़ते थे वो बाहर की दुनिया से उसे नहीं जोड़ते थे। अब सोचिए आप पढ़ते क्यों हैं, पर हम पढ़ते इसलिए ना क्योंकि हमारे जीवन की समस्या है, हमारे समाज की समस्या है, हमारे परिवार की जो समस्या है, एक मानव की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। और जब आप क्लास में जो पढ़ रहे हो उसको बाहर की दुनिया से नहीं जोड़िएगा तो फिर पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं हो, तो पूरा किताबी कीड़ा हो जाएगा, सैद्धांतिक ज्ञान हो जाएगा। इसलिए फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करवाना। देखिए क्षेत्र भ्रमण बच्चों को ले जाते हैं ना, क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जाता है, जिससे यानी हम लोग, आपने देखा होगा विद्यालय जीवन में टीचर्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क के तहत क्षेत्र भ्रमण कराते हैं। जैसे बिहार में नालंदा है, वैशाली है,
दिल्ली में आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं। ऐसा क्यों ले जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए, विद्यार्थी बोर हो गया पढ़ के इसलिए व्यस्त रखो इसको, गलत है। परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्यता, परियोजना को पूरा करना है, चलो फॉर्मेलिटी है, काम करके ख़त्म करते हैं। तीसरा, विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। चलिए, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं को तुलना करने में योग्य बनाता है। यानी आपने ताजमहल के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा? ताजमहल के बारे में पढ़ा, और वाकई में कोई ताजमहल दिखा दे आपको तो कितना मज़ा आएगा आपको। मतलब आपने जो अवधारणा पढ़ा उसको रियल लाइफ से जोड़ दिया, इसको बोलते हैं रियल लाइफ। रियल लाइफ जहाँ भी आएगा सही होगा, वास्तविक दुनिया, इसको लिख लीजिएगा, वास्तविक दुनिया, यानी रियल लाइफ जहाँ भी आएगा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? रियल लाइफ, और ये जहाँ भी रहेगा सही रहेगा, क्योंकि ये क्या करता है ना, जीवंत करता है, पढ़ाई को जीवंत कर देता है, सजीव कर देता है। ठीक है जी, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? अब भूगोल पढ़ाना है। अब भूगोल क्या है? भूगोल को कई भागों में बांटा गया। प्राकृतिक भूगोल, जो प्रकृति के व्यवस्था के बारे में बताए, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये है। कहानी सुनाना, वाद विवाद, परिचर्चा और क्षेत्र भ्रमण। इसका आंसर होगा क्षेत्र भ्रमण। क्या होगा? क्षेत्र भ्रमण। अभी बताया था आपको। बच्चों को आसपास की दुनिया में दिखाएंगे। भूगोल में पढ़ते हैं पर्वत है, पठार है, नदी है। अगर आप नदी के बारे में पढ़ा रहे तो हर एरिया में कोई ना कोई नदी होगा, नदी को दिखाना चाहिए और दिखा के पढ़ाना चाहिए कि नदी कैसे अपर्दन, निक्षेपण, और नदी का कार्य क्या होता है, नदी की भूमिका क्या होती है, आप दिखा सकते हैं और बहुत मज़ा लेंगे ये चीज़ को। तो क्षेत्र भ्रमण जान लीजिए, जहाँ भी होगा क्षेत्र भ्रमण केवल ज्योग्राफी के लिए आता है, ध्यान रखना है। और वाद विवाद, परिचर्चा, ये सोशल जो इशू होते हैं उसके लिए होता है। कहानी सुनाना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इस सब पेडागोजी का पेपर चल रहा है, सोशल साइंस पेडागोजी। 20 नंबर का सोशल साइंस पेडागोजी आता है, और ध्यान रखना है, ठीक है। 20 नंबर का सोशल साइंस पेडागोजी आता है, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। सोशल साइंस 20 नंबर का पेडागोजी आता है, जो आपको क्लियर करना है, ध्यान रखना है। 20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अगर 8-10 पेपर आप अच्छे से कर लेंगे तो 20 में से 18 नंबर पक्का आ जाएगा आपको, पेडागोजी का पेपर। 18 ये आ गए, और 40 नंबर का किताब आता है, और 40 में से अगर आप मेहनत करके, ठीक है, कम से कम आप 25 तो ला ही सकते हैं। 25 18 देख लीजिए, 8 5 13, 2 1 3, 45 के करीब में नंबर आपको आ जाएगा, और आप पेरा पाल। इसीलिए जो SST वाले हैं वो अपने किताब पर जोर दे, ज़्यादा से ज़्यादा किताब पर जितना जोर देंगे उनकी परसेंटेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण में से किस एक उपागम पर बल देता है? ये कर रटना जहां भी आएगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, चलिए वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। देखिए अभी मैंने बताया था, परिभाषा जहां भी आएगा गलत हो जाएगा, बच्चों को परिभाषा देके नहीं सिखाना चाहिए। रियल लाइफ, कंक्रीट लाइफ, आसपास की दुनिया से जुड़ा हुआ, ठीक है जी। विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित है? क्या पढ़ाना है? बाजार पढ़ाना, बाजार। क्या पढ़ाना है? बाजार। अब बाजार में क्या होता है? बाजार पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? देखिए, पर शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को दिखाना, अखबार और पत्रिकाओं से बाजार का कोलाज तैयार करना। कोलाज मैंने होता है ये, मतलब एक बुक टाइप से तैयार करना जिसमें बाजार से संबंधित जो है पेज होते रहते, पेज लगाते हैं हम लोग इतने सारे, कोलाज वो होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, कोई कोलाज पूछ दे परीक्षा में तो आप क्या करेंगे? कोलाज एक बुक टाइप से होता है जिसमें बहुत सारा पेज जो होता है ये बाजार से संबंधित लगाए जाते हैं। कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना,
दुकानदारों के उत्पाद को खरीदने और बेचने के दामों की तुलना करना, यही होता है पहला सही। हम बाजार पर आने जा रहे थे, बाजार में मूल रूप से होता क्या है, एक होता है क्रय, दूसरा होता है विक्रय। और क्रय और विक्रय का तुलनात्मक अध्ययन करेगा तो बच्चा लाभ और हानि के बारे में समझेगा। ठीक है जी, तो क्रय और विक्रय को जानना बहुत जरूरी है। बाजार पढ़ाने का मूल उद्देश्य यही है, न कि दूसरा, तीसरा और चौथा है। मूल उद्देश्य यही है, हम बच्चों को बाजार इसलिए ना पढ़ाते हैं। ठीक है जी, चलिए हो गया क्लियर। अशोक के अधिकतर अभिलेख किन लिपियों में से लिखे गए हैं। अब देखिए अशोक का अभिलेख भारत में जो लिपि लिखा गया है वो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ब्राह्मी लिपि वही है जो है जैसे हम लोग लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। और पूरे भारत में कहेगा भारत में कौन सी लिपि लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि में। और अधिकतर अभिलेख जो है ना उनके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, 90% अभिलेख है। और बाहर, भारत से बाहर, भारत से बाहर, भारत में नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो जो लिखा गया है वो है खरोष्टी में, अरामाइक में और यूनानी में, 4 लिपि है। भारत में नहीं है ये, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, ये भारत के उत्तर पश्चिम में है। भारत के उत्तर पश्चिम में खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी। खरोष्टी जो है दाएं से बाएं लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट, सॉरी हाँ दाएं से बाएं, ठीक है। और ये लिखा जाता है ब्राह्मी, लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लोग लिखते हैं, जो आज भी हम लोग लिखते हैं वो ब्राह्मी है। आज हम लोग किताबों में लिखते हैं ब्राह्मी। ठीक है जी, ओके। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके लिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ आरंभिक मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठे होते थे, उस स्थान को क्या कहते हैं। अब देखिए मंदिर ये होता है, देखिए इसको मंदिर बना दिया, ठीक है। अब मंदिर में क्या होता है, पहले होता है गर्भगृह, जहाँ हम लोग मूर्ति को रखते हैं, भगवान की मूर्ति को रखते हैं, भगवान की मूर्ति को रखते हैं। ये पवित्र स्थान होता है एक तरह से, इसको बोलते हैं गर्भगृह बोलते हैं। परीक्षा में पूछेगा गर्भगृह क्या है, तो मंदिर के पवित्र स्थान जहाँ पर मूर्ति रखा जाता है उसको गर्भगृह, ठीक है जी। और देखिए मंदिर हो गया, और मंदिर में, मंदिर के जो चारों तरफ होता है बैठने के लिए, ये हो गया सभागार होता है एक तरह से, इसको मंडप कहा जाता है। यहाँ पर बैठकर हम लोग भजन कीर्तन, बैठकर हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, बातचीत करते हैं, विचारों का दान प्रदान करते हैं। नहीं, एक हॉल टाइप का होता है, देखा होगा मंदिर के इस तरफ भी देखा होगा, इस तरफ भी होता है, ठीक है, आगे भी रहता है इस चीज़ का, इसको मंडप कहते हैं। तो किस तरह कुछ आरंभिक मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, तो मंडप कहते थे। अब प्रदीना पक्ष क्या होता है, अब मंदिर है, अब मंदिर के क्या चारों तरफ ऐसे घूमने का एक होता है, ऐसे इसको कहते हैं प्रदक्षिणापथ। क्या कहते हैं, प्रदक्षिणापथ कहते हैं। अब इसी में क्या होता है, ये हो जाता है, ये शिखर होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, जिसमें पताका लगा देते हैं हम लोग, ऐसे शिखर होता है। एक चीज समझ गए, गर्भगृह, मंडप, ठीक है जी, और प्रदक्षिणापथ जिससे हम चारों तरफ घूमते हैं, ये, और दूसरा शिखर, ठीक है, ये शिखर हो गया। क्लियर, ये सब क्लियर हो गया आपका। तो कभी मंडप आए तो बता दीजिएगा मंडप ये होता है, गर्भगृह आए तो बता दीजिएगा, प्रदक्षिणा पथ जो चारों तरफ मंडप, भगवान की परिक्रमा करते हैं, उसको जो भी मन्नत होता है लोग परिक्रमा करके अपना मन्नत को पूरा करने का प्रयास करता है, इसलिए मंडप को, ठीक है जी। चलिए
विनय पिटक ग्रंथ में किससे संबंधित है? ऐसे बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। महात्मा बुद्ध के ग्रंथ को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। त्रि माने तीन, पिटक माने पिटारा, ग्रंथ तीन होते हैं। एक होता है सूत्र पिटक, एक होता है विनय पिटक, एक होता है अभिधम पिटक। ठीक है, लिख लिया। सूत्र पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं। महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया है, शिक्षाएं दिया है, सब इसमें लिखे गए हैं। और इसमें क्या है? संघ का नियम दिया गया, जो आपको दिया गया। अभिधम पिटक में क्या है? दर्शन है, इसमें दर्शन की बात की गई है। ठीक है, दर्शन की बात की गई है। अभिधम पिटक में लिखेगा दर्शन की बात की गई है। ठीक है जी, तो आंसर हो गया आपका बौद्ध संघ का नियम। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने, ध्यान रखेंगे। और ये सारा लिखा गया है पाली भाषा में लिखा गया है, सारा पाली भाषा में। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। ओके, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वान भट्ट, क्या है? वान भट्ट के लिखा है हर्षचरित्र। कौन सी भाषा में लिखा है? तो संस्कृत में। अधिकतर जितनी किताबें लिखी गई है 99% किताबें वो संस्कृत। सिर्फ बौद्ध ग्रंथ जो लिखा है वो पाली में, और बौद्ध ग्रंथ को देखिए, छोड़ के देखिएगा सब संस्कृत में लगभग में। पूछेगा हर्षवर्धन के दरबार में कौन आता था? वान भट्ट। फिर कौन सी पुस्तक लिखा? हर्षचरित्र। याद रखिएगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन याद कर सकते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार, विहार का मतलब होता है रहने का स्थान। तो बौद्ध और जैन जो भिक्षु होते थे वो कहाँ रहते थे? उस रहने का स्थान को क्या कहते थे? विहार। चूंकि बिहार में बहुत सारा विहार था, बौद्ध भिक्षु लोग काफ़ी रहते थे और उनके घर के रहने का स्थान बहुत ज़्यादा था। तो जो तुर्की लोग आए जो भारत में आए, तो उन्होंने इस क्षेत्र का नाम विहार रखा, क्योंकि बिहार में व को ब ज़्यादा कहने की प्रॉपर्टी, इसलिए इसका नाम पड़ गया बिहार। चलो, बिहार से नहीं संबंधित हो नहीं जाते तो जान जाए। तो सवाल ये पूछा जा रहा था कि आरंभिक विहार कैसे थे? तो पत्थर के बने होते थे, पहले पत्थर के। ठीक है जी, वो पहाड़ की गुफाओं में रहते थे। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 1000 नहीं, 750 के करीब में हुआ है ये त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है जी, अब देखिए भारत है, मोटा मोटी बना दिए हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का, त्रिपक्षीय संघर्ष होता था कन्नौज के लिए होता था। कन्नौज एक जगह था, उसके लिए होता था। यहाँ पर पाल था, कौन था? पाल शासक था। और यहाँ पर गुज्जर पतिहार, और यहाँ राष्ट्रकूट। अब तीनों ही अटैक चाहते थे कि इस क्षेत्र को जीत ले, इसी को कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ये क्या है? कन्नौज। कन्नौज उस समय का समृद्ध जगह था। ठीक है जी, और तीनों ही चाहते थे कि उस समय प्रदेश को टूट ले, मतलब इस पर कब्जा कर ले। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका, देखिएगा, गुज्जर पतिहार, पाल, गुज्जर पतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, यही दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय क्या है? खानकाह वे स्थान जहाँ सूफी संतों का आयोजन होता था। सही है, यही होता था खानकाह। चोल मंदिरों के विषय में, चोल मंदिर, राजा राज, राजा राज, राजेंद्र प्रथम, ये सब थे। सही क्या? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। सही बात। चोल जो मंदिर होते थे ऐसे पूरा द्रविड़ शैली में होते थे वो लोग, द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते, बहुत ऊंचा ऊंचा बनाया जाता, इसके शिखर बहुत लंबे लंबे होते थे। ये मंदिर न केवल धार्मिक था बल्कि ये आर्थिक भी था। मंदिर के किनारे जो है मार्केट बन जाते थे एक तरह से, और सांस्कृतिक जीवन सारा। मंदिर जो है राजनीतिक भी कहिए, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर
बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख, तवारीख माने इतिहास होता है, इतिहास लिख लीजिएगा आप लोग, इतिहास लिखते रहिएगा। कौन सा कथन सही? तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर बल देते थे। ये बात एकदम सही है, यही चीज़ सही है, बाकी गलत है। सुल्तान से ढेर सारे इनाम पाने के लिए गलत है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट लॉजिकल सही नहीं। उर्दू भाषा नहीं होता था उस समय, फारसी भाषा होता था। दिल्ली सल्तनत में जो बातें फारसी भाषा। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे हों, नहीं नगर में ही लोग रहते थे। ठीक है जी, तो पहला सही है आपका ये। 19वीं सदी में किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं? तो मुमताज अली। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। बहुत सारी महिलाओं के बारे में बहुत पूछता है। मुमताज अली, ठीक है, मुमताज अली इंपॉर्टेंट है। रुकैया सखावत हुसैन भी हैं, जिनके बारे में भी आपको आएगा भी, लिखिएगा याद। ये आपको मिलेगा, आपको इतिहास की किताब में मिलेगा आपको इसके बारे में फैक्ट। 3rd नंबर बुक में है, हमारे अतीत 3rd उसमें दिया हुआ। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास, खुली पुस्तक। हम लोग परीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं? पुस्तक नहीं ले जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? खुली पुस्तक अभ्यास, मैंने पुस्तक को देखकर और हम अभ्यास करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य नहीं है। पाठ भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, पाठ को विस्तृत रूप से याद करना गलत हो जाएगा, याद करना जहां भी होगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सब लोग अपना। पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पुस्तक खुलवा देते हैं और बोलते हैं कि ये क्वेश्चन है, अब उस पाठ में से खोजो। अब बच्चा क्या करता है? किताब में दिया हुआ है उसको खोज रहा है, उसमें वो चिंतन भी करेगा, मनन भी करेगा, विश्लेषण भी करेगा, सोचेगा, विचारेगा, खोजेगा, वर्गीकरण करेगा, अवलोकन करेगा ना, इसलिए हम इसे करवाते हैं। अच्छा ठीक है, इसका 4th सही हो जाए। सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन का महत्व इसलिए क्योंकि बच्चे इससे क्या है? लोकतंत्र के विस्तार से पढ़ सकते। समाज और पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, क्या है? समाज और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को चित्रपट, कथापट, मतलब वो चित्र बना के हम लोग पढ़ते हैं, उसमें चित्र बना रहता है। आप देखेंगे सामाजिक राजनीतिक जीवन की पुस्तक में वो चित्र बना कर पढ़ाया गया, उसमें देखिएगा पट बना के। इससे क्या होता है? दूसरा हो जाएगा, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करता है। अब कथा दिया है तो उस पर हम बच्चों से आपको हम डिस्कशन करवा सकते हैं। भारतीय संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली को समझने के लिए, ठीक है जी, आप क्या करेंगे? कौन सा एक्टिविटी करेंगे? अब संसद के बारे में बताना है। युवा संसद का आयोजन, विषय का पठन, कार्यों की जिम्मेदारी, संसद के अवरोधों पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा करेंगे। चर्चा देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये। संसद में किस तरह अवरोध होता है? समाचार पत्र का में आता है कि भाई आज संसद में अवरोध हो गया, काफ़ी गर्मा गर्मा बहस हुआ, उस पर लेखन पर हम चर्चा करवा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, एक तरफ एक बच्चों का, दूसरी तरफ एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, अपने क्लास में कराकर और उस पर हम चर्चा करा सकते हैं, डिस्कशन करा सकते हैं। एक शिक्षिका ये विद्यार्थियों को सुझाती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई है। अब मतलब देखिए इसका आंसर होगा आपको 2nd होगा, ध्यान रखिएगा। वृत्त व ध्यानपति, ये पाई चार्ट के माध्यम से बता रहा, एक सप्ताह का टाइम दिया जा रहा, और एक सप्ताह में कितने दिन होते? 7 दिन होते। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 7 दिनों का क्या करेंगे? बाल्टियों की मतलब 7 दिन में जो पानी है, कहाँ कहाँ से पानी लाए हैं उसको लिख देंगे यहाँ पर। बाल्टियों की संख्या लिखी गई। इस गतिविधि के बाद वो पानी के प्रयोग और संरक्षण पर क्या कर रहे हैं? चर्चा शुरू कर रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई आपने पानी कहाँ से लाया, आपने कहाँ से लाया, पानी का उपयोग,
पानी का बचाव कैसे हो, पानी की बर्बादी कैसे होती है, इस पर हम चर्चा करा सकते हैं। तो मैडम जो ये एक्टिविटी करा रही है वृत्त अध्ययन, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा ही पाई चार्ट समझ लीजिएगा। कोई एक भी पाई चार्ट का परिभाषा एक विषय वस्तु होता है, उसको हम लोग समग्रता से समझते हैं, संपूर्णता से समझते हैं, होलिस्टिक वे समझते हैं, ठीक है। ये सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान से भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणाओं संसाधनों में समय रेखा सारांश डैश से डैश में सम्मिलित करना चाहिए। शिक्षक प्रतिरूपण आ गया, जहां भी होगा गलत हो जाएगा। स्मरण हो गया दूसरे में, गलत हो जाएगा। यहाँ भी प्रश्न बैंक ये तीसरा सही हो जाएगा। सूचना मानचित्र अवधारणा मानचित्र के माध्यम से समझाएं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या करते हैं? विस्तृत बनाते हैं, व्यापक बनाते हैं, विस्तृत करते हैं, ठीक है जी। सामाजिक विज्ञान की समझदारी को विकसित करने के लिए लिखित में से कौन सी उचित विधि है? ठीक है जी, भूमिका निर्वाह। सामाजिक विज्ञान के लिए भूमिका निर्वाह सबसे, रोल प्लेइंग, ये जहाँ भी होगा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, रोल प्ले करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। रोल प्ले में क्या करते हैं? एक्टिविटी कराते हैं बहुत सारे बच्चों से, ठीक है। नाटक करवा लेते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी कराकर हम करवाते हैं उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। जहाँ भी रहेगा संभावना होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगा, सही होने की संभावना। क्वेश्चन नंबर 54, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से देना चाहती है। कह प्राथमिक स्रोत अनुपयुक्त कौन है? देखिए ध्यान, अनुपयुक्त मैंने गलत पूछ रहा आपसे। विद्यार्थियों के परोस से लागू होने वाली योजनाओं का सर्वे, ये तो प्राथमिक स्रोत हो गया, डायरेक्ट हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थियों के परोस में लागू जाने वाली परियोजनाओं पर खर्च का रिपोर्ट, ये भी सही है। एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार, ये भी डायरेक्ट जानकारी है। लेकिन सरकारी परियोजनाओं पर एक पुस्तक, अब सरकारी परियोजना है उस पर भी पुस्तक लिखा गया है और पुस्तक की समीक्षा है, उसने समीक्षा किया है और उससे हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि सरकारी परियोजना के बारे में हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 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 डायरेक्ट जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्ट जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि प्राथमिक स्रोत वह होता है जिससे हम डायरेक्ट जानकारी प्राप्त करते हैं और द्वितीय स्रोत होता है जिससे हम तीसरे चौथे के माध्यम से, ठीक है जी। तो थर्ड आंसर हो जाए, ठीक है। थर्ड, सामाजिक विज्ञान पर लिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण अभ्यास पर पाठ्य पुस्तकों में सही उत्तर को ढूंढा। पिछले वर्ष का अभ्यास और धारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, ये सही है, तीसरा नंबर, ठीक है जी। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को प्रदर्शित करना, दोषदर्शिता को रोकने के लिए क्या करना है? दो विकल्प दिया। आदर्श कार्यप्रणाली और सिद्धांतों पर बल देता है, सही है। संस्थाओं के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करता है। सामाजिक विषमता की अपहृता पर बल देता है। जागरूक जनता की भूमिका पर बल देता है। पहला और देखिए, पहले ये भी सोच लीजिए, जब भी अगर 4-5 ऑप्शन देना तो देखिए कि आंसर कितने ग्रुप में दिया है। आंसर देखिए 2 ही ग्रुप में बना हुआ, तो पहला तो आपका सही है। तो पहला जो है आपको यही में, तीसरे और चौथे में, दूसरा और चौथा। चौथा जो है जागरूक जनता की भूमिका पूर्ण, लोकतंत्र क्या करता है? जागरूक करता है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा दे रहा है कि संस्थानों में बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करता नहीं, लोकतंत्र का काम ये नहीं, ठीक है। और तीसरा तो गलत ही है, ठीक है। तो चौथा आंसर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने सबसे उत्तम विधि क्या है? तो इस पर अनुभव पर आधारित चर्चा करेंगे। देखिए चर्चा जहां भी रहेगा सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो होता क्या है पहले देखिए। ये मान लीजिए कि सेशन है पूरा, इस सालों भर बालक ने क्या क्या काम किया उन सारे कार्यों का एक संग्रह होता है। उसे क्या कहते हैं? आपको पोर्टफोलियो कहते हैं। देख लीजिए,
विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, अनिवार्य है, क्रियान्वित सरल होता है, न्यूनतम होता है। पहला सही हो जाएगा। संग्रह करते इससे माध्यम क्या होता है, विद्यार्थियों में जो स्किल्स का विकास करते हैं। ठीक है जी। ये जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं, कोई स्मारक दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ताजमहल दिखा दिया आपने, ताजमहल दिखा दिया तो इससे क्या फर्क होता है, तो ये किस तरह का स्रोत है, तो प्राथमिक स्रोत है। मैंने कहा ना, प्राथमिक स्रोत का मतलब होता है जिससे हम डायरेक्ट जानकारी प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट जानकारी प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको हम प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। ठीक है। कल्पना कीजिए कि श्रीरंगपट्टनम में युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिले आपको, एक ब्रिटेन का है, एक मैसूर का है। तो एक सुर्खी लिखिए, ये मैं क्रियाकलाप क्यों करवा रहे हैं बच्चों से, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना, लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, विद्यार्थियों को लिखने के कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों के विचारों की विविधता और अवधारणा को समझाना। एक ब्रिटेन ने उसके बारे में क्या लिखा और मैसूर ने क्या लिखा, आपके सामने दो विचार आएगा, दो अवधारणा आएगा, दो तरह की विचारधारा आएगी आपके सामने। ठीक है। ये कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, यही गलत है। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, लोगों के लिए शासन होता है, लोगों के द्वारा शासन होता है। इसको लाइन समझिएगा, बाकी सब सही है। लोकतंत्र में लोग के लिए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं, लोकतंत्र में देश के नागरिक की पसंद का नेता चुन सकते हैं, लोकतंत्र पर नागरिक। देखिए तीनों लाइन को, अब तीन जो लाइन है क्या पहले लाइन से मेल खाता है? नहीं खाता, गलत है। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नया कानून बना था 2005 में। कानून था 2005 में, लेकिन लागू हुआ 2006 में। कौन सा था? घरेलू हिंसा, याद रखिएगा, घरेलू हिंसा कानून इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। संचार माध्यमों के संदर्भ में कथनों में कौन सा गलत है? देखिए गलत पूछ रहा है। जन संचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है। संचार माध्यमों की कार्यप्रणाली को नियमित सरकारी हस्तक्षेप होता है, यही गलत है। हमेशा सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। विज्ञापन द्वारा धन कमाते, सही है। संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती है, पहले तकनीक अलग था, आज अलग थी। ठीक है। तो आपको दूसरा गलत है, गलत पूछ रहा है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? समाचार पत्र की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। अगर उसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ जाएगी तो उसका चैनल का मूल्य बढ़ जाएगा, लोकप्रियता अगर घट गई तो चैनल का मूल्य घट जाएगा। ठीक है जी। जनहित याचिका, PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका ये है क्या? देखिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये पॉलिटी में है, 8वीं क्लास में दिया हुआ है, न्यायपालिका चैप्टर में है। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो न्याय है, न्याय क्या है? न्याय सबको नहीं पहुंच पा, न्याय सबको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि न्याय कुछ ही लोगों को मिल पाता है, अधिकांश लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। जो लोग समाज के पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं और उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रहा है, न्यायपालिका है लेकिन वो पहुंच नहीं पाती वहाँ पर। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, न्यायाधीश थे, इनको वो बात माइंड में खटकने लगी कि हम न्याय देने का क्या मतलब, न्याय कुछ लोगों को दिया जाए कि न्याय सभी लोगों को दिया जाए, जन जन तक पहुँचाया जाए। उन्होंने एक लिटिगेशन लाया जिसका नाम है जनहित याचिका, इसे PIL कहा जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। PIL में क्या है, तो चाहे तो वो खुद एक व्यक्ति जो है पोस्ट कार्ड पर, चाहे कोई मतलब इन्फो, चाहे अपना टेलीग्राम के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे ईमेल हो गया, कुछ भी हो गया, आप
जज तक पहुंचा सकता है। खुद वो व्यक्ति चाहे कोई सामाजिक संस्था, कोई एनजीओ भी उसके बदले में मतलब जो है पीआईएल दर्ज कर सकता है। जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति करेगा, दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए आवाज़ उठा सकता है। पीआईएल का उद्देश्य यही है। तो कह रहे ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के सरकार के बारे में नहीं, सरकार के विषय में नहीं है। तो पहला तो गलत ही होगा। देखिए, अब पीआईएल का मतलब समझ गए तो समझ गए, सरकार के बारे में नहीं जानना है। आम जनता है जो पिछड़ा हुआ उसको मतलब न्याय देने के लिए न्यायपालिका में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यही लाइन है जो मैं समझाना चाह रहा था, और इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, पूछेगा परीक्षा में, पूछता है, और बहुत हॉट टॉपिक है आपके लिए, बहुत वीवीआई टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, इसलिए पहला वाला गलत है और दूसरा सही है, तो पहला जगह से। ठीक है जी। संसद के प्रश्नकाल के सत्र के संबंध में, ये प्रश्नकाल होता है संसद में, तो इसका क्या मतलब होता है? प्रश्नकाल में हम लोग क्या करते हैं? सांसद सरकार के काम काज की जानकारी प्राप्त करते हैं। सही। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नहीं, विधायिका कार्यकारिणी को नियंत्रित करती। उल्टा दिया है ये, विधायिका ना कार्यपालिका को। सवाल कौन पूछेगी? विधायिका पूछेगी कार्यपालिका से, कार्यपालिका विधायिका से नहीं पूछेगी ना। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, पहला सही है, दूसरा, तीसरा आंसर है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सवाल पूछा है इसने। न्यायिक समीक्षा के बारे में। न्यायिक समीक्षा जो न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाती है, और न्यायालय संविधान के प्रावधानों के तहत समीक्षा करता है। देखिए, संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। सही है। संसद और कोई भी कानून, अगर मान लो संसद कोई गलत कानून बना दे फिर क्या करेगा? तो न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों और आधारभूत ढांचे के आधार पर उसकी समीक्षा करेगा। कोई विधेयक न्यायपालिका के पास किए गए बिना कानून नहीं बन सकता। नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। कोई भी कानून बनता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, तीनों के सहमति से लोकसभा में पास कराते हैं, उसके बाद राज्यसभा में पास करते हैं और राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराते हैं। ठीक है, ये भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट है, बहुत 8वीं क्लास का किताब से पूछा जा रहा है, इसलिए 8वीं क्लास को फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट लाइन है, करेक्ट गलत पूछिए। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। सही बात है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से पृथक नहीं है, लेकिन धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं होता है, ये भी सही है। राज्य धर्म विशेष को ना तो थोपेगा नहीं लोगों का, ये भी सही है, याद कर लीजिएगा ये। ठीक है जी। लेकिन करें राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों प्रदर्शित नहीं, जितना भी सरकारी संस्थान है वहाँ कोई भी किसी भी धर्म विशेष की ना वह पूजा होगा, ना एक्टिविटी होगा, ना कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, कोई भी धर्म का नहीं होगा। तो पहला गलत है, बाकी सब सही है। भारतीय राज्य सरकार किस प्रकार की है? तो लोकतांत्रिक है। भारत में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार है। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए क्या किया? सत्य शोधक समाज, तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना, इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी पुस्तक का नाम। इसमें वो अमेरिका के जो दास प्रथा जो थे, अमेरिका में जो गुलाम थे उनके बारे में कहानी लिखा है। गुलामगिरी अमेरिका के गुलाम के बारे में, और सत्य समाज ज्योतिबा फुले। ठीक है यार। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा।
अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया? ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है जी, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो मंगल पांडे ने, मंगल पांडे। अंग्रेजों की सर्वोच्च नीति के संबंध में लिखित कथनों पर विचार। सर्वोच्चता की नीति, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लाया था, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भारत में लागू करने के लिए आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति में कौन है, गवर्नर जनरल, जैसे क्लाइव है, वारेन हेस्टिंग्स है, वेलेस्ली है और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है। उसके बाद आइएगा डलहौजी है, केनिंग है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, सब गवर्नर जनरल रहा है और भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया ये सब। तो अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति जो थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स का था। एक वारेन हेस्टिंग्स अलग है, तो पहले आया था, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आया था। ठीक है जी, तो कर सर्वोच्चता की नीति, इसका चौथा सही। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। ठीक है जी, इसके बाद डलहौजी आया था, कोशिश भारतीय शासन की मूर्ति को बिना वारिस रख सकते ही। ये है डलहौजी का नीति, तीसरा है डलहौजी का नीति। ठीक है जी, ये तो 72 का फोर्थ हो जाएगा। ग्रहों के बारे में बताइए जिसके चारों ओर छल्ले हैं। पूछता है शनि, बृहस्पति और यूरेनस, याद रखिएगा बस। ठीक है, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, इसमें छल्ले हैं, ध्यान रखिए। छल्ले के मतलब रिंग टाइप से है, रिंग टाइप का है। भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? जियोइड बोलते हैं इंग्लिश में, जियोइड। क्यों? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, गोल नहीं है, चपटी है। ठीक है, इसीलिए। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों? इसका आंसर होगा एक्चुअली में क्या होता है, देखिए ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। ठीक है जी, तो जो चंद्रमा की जो घूर्णन गति है, चंद्रमा की घूर्णन गति और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है, दोनों बराबर है। 27 घंटे ये लगता है। दोनों की जो घूर्णन की गति है वो दोनों बराबर है। क्लियर ना? ये इसीलिए क्या होता है कि चंद्रमा का एक पक्ष हमेशा दिखाई देगा, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। ठीक है जी, पूरा लगता है इस चीज को। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि दोनों का जो घूर्णन और परिक्रमण गति, ठीक है, वो दोनों का बराबर है। ये जैसे आपको जो है कितना समय लगता है, तो 27 दिन लिख लीजिएगा, 7 घंटे और 45 मिनट लगता है। 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट लगता है। ये ऐसे अपने घूमने में, पृथ्वी का परिक्रमण करने में और अपने अक्ष में घूमने में, दोनों का जो समय वो बराबर है। अब जब मान लीजिए कि अब ये है, जैसे कि ये बात चल लीजिए कि बराबर है ये चीज़, देखिए जैसे ये कलम है, कलम को देखिए, ये कलम क्या ऐसे घूम रहा है, इसका घूर्णन हुआ, और ये ऐसे ऐसे कर रहा है, कलम ऐसे ऐसे कर रहा है। अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण गति दोनों बराबर है इसका। इसीलिए चंद्रमा का आपको एक ही पक्ष दिखाई देता है। कभी चंद्रमा सिर्फ एक दिन दिखाई देगा आपको, पूर्णिमा की रात आपको देखिए पूरा दिखाई देगा। यही 7 दिन जो है बनते बनते जाके बनता है, 7 घंटे 45 मिनट जाके वो एक दिन बनता है जाके। ठीक है जी, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है बहुत सवाल इसका। यूराल पर्वत अलग करता है किससे? ये
एशिया को यूरोप से। ये भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंग आरंभ होता है। जैसे देखिए, मैंने ये शायद पहले भी बताया था आपको, देखिएगा ऐसे भूकंप होता है। ये भूपर्पट्टी है जिस पर हम लोग रह रहे हैं और जिस पर हम क्लास भी ले रहे हैं। भूपर्पट्टी है ये सतह जो है, और भूकंप यहाँ से शुरू होता है। कोई भी है, इसको उद्गम केंद्र कहा जाता है। यहाँ शुरू होता है, उद्गम केंद्र होता है और ऐसे निकलता है। और ये भूपर्पट्टी में जो भूकंप आता है, इसका क्या नाम है? इसका अधिकेंद्र नाम है। क्या? अधिकेंद्र इसका नाम है। जहां से उत्पन्न हुआ उद्गम केंद्र, और जहां जा रहा है अधिकेंद्र। तो सवाल पूछ रहा है कि कहां से उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उद्गम केंद्र हो गया। और जहां जा रहा है, सतह पर जा रहा है, इसका जो तरंग जा रहा है, उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। अब दूसरा सवाल ये पूछेगा कि भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ होगा? उद्गम केंद्र में होगा कि अधिकेंद्र में होगा? अधिकेंद्र में होगा, क्योंकि भूकंप होता है कंपन से, और जितना ये तरंग जितना दूर तक जाएगा उतना ही कंपन करते जाएगा। ठीक है जी। और ये उद्गम केंद्र जितना देर टिका रहेगा, कंपन की गति उतनी ही चलती रहेगी। ठीक है जी। ये इसीलिए इस पर क्या हो जाता है? कंपन शुरू हो जाता है, और इस पर जो भी कुछ बना हुआ है वो दिक्कत हो जाता है। और इसको मापते कैसे हैं? तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। और यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। ग्राफ नाम। ठीक है जी। ऐसे चलिए, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया आपका उद्गम केंद्र आंसर। वायुमंडल, क्योंकि कौन सी परत हवाई जहाज, देखिए परत देखिए ऐसे है, बता दिया था। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है सप्ताप मंडल। ठीक है जी। उसके बाद आपको मध्य मंडल, उसके बाद आपको बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह से मंडल। ये वाला तैयार कर लीजिएगा। क्षोभ मंडल में क्या होता है? जितना भी तूफान आता है, मौसम की घटनाएं आता है, सारा चीज यहाँ पर होता है। मौसम की घटनाएं, हवाएं, तूफान, वर्षा, ओला, सब क्षोभ मंडल में होता है। पूछता है मौसम की दशाएं, सारा इसमें। सप्ताह मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं सब खत्म हो जाता है। इसमें दो काम होता है, बादलों से मुक्त रहता है। यहाँ बादल बनता है क्षोभ मंडल में, लेकिन सप्ताह मंडल में नहीं होता है, इसलिए यहाँ हवाई जहाज उड़ता है बढ़िया से। दूसरा है ओजोन परत होता है। ठीक है जी। सवाल क्या पूछ रहा है देखें। हवा जहाज तो सप्ताह मंडल। लेकिन वैसे पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कौन है? सौर विकिरण। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ प्रभावित कर रहा है, ये पृथ्वी है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अमेजन बेसिन का देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए। ठीक है। अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन क्या है? दक्षिण अमेरिका में है। देखिए दक्षिण अमेरिका का ये है। ठीक है। और ये ब्राजील का कह रहा है कि अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है। अमेजन नदी यहाँ से निकलती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जान लीजिए। बड़ी नदी का मतलब इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत चौड़ाई ज़्यादा है। सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो मिस्र में है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और जो सबसे चौड़ी नदी है वो है आपको अमेजन नदी। लेकिन यहाँ मैंग्रोव वन नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव वन भारत में पाया जाता है, तो पहला तो गलत है। अमेजन नदी ब्राजील, पेरू, बोलोविया, अर्जेंटीना नहीं, अर्जेंटीना यहाँ पड़ता है, यहाँ नहीं बहती है, यहाँ तक बहती है। ठीक है, यहाँ नहीं बहती। दूसरा गलत है। अमेजन नदी भूमध्यरेखीय प्रदेश में ही, मध्य माने वही इक्वेटर पर, इक्वेटर मैंने भूमध्य रेखा 0 डिग्री, हाँ ये सही है। अमेजन नदी भूमध्य प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में यहाँ से शुरू होता है और पूरा कहाँ गिरता है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक, यहाँ अटलांटिक महासागर, ये जो है ना अटलांटिक महासागर। इधर तो प्रशांत महासागर है,
इस क्षेत्र में प्रशांत महासागर है या अटलांटिक महासागर है क्षेत्र, इसलिए तीसरा सही। याद रखिएगा एनाकोंडा सांप इसी में पाया जाता है। सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए सवाल परीक्षा में। विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग क्या है? तो मनाली लेह, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भूस्खलन को नियंत्रित करने के हित में से न्यूनीकरण विधि कौन सी नहीं है? देखिए, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम किया जाए, यही गलत हो जाएगा। वनस्पति आवरण को बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। बढ़ाएंगे तभी क्या होगा, पेड़ की जो जड़ें हैं वो भूमि को पकड़ के रखेगी और भूस्खलन नहीं होगी। सिर्फ पहला यही हो जाएगा आंसर, बाकी सब सही है। ठीक है जी। लिखित में से किसके उत्पाद को काला सोना है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम काला होता है लेकिन सोना है। ठीक है, क्लियर। अब सवाल ये है, पूछा जा रहा है कि लिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ठीक है जी। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, यहाँ कोई परमाणु संयंत्र नहीं। नरोरा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है जी, याद, तो पोखरण हो जाएगा आंसर। ठीक है। किसमें स्थानांतरित किसी को मिल्पा कहा जाता है? तो मैक्सिको, ये याद रखिएगा। मेरा वीडियो भी है 7वीं क्लास का ज्योग्राफी का, अब उस वीडियो को देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा से समझाया गया है कि देश में क्या, भारत में झूम खेती कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ये मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, देखिए क्षेत्र उद्योग दो तरह के, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग होते हैं। तो मारुति उद्योग निजी क्षेत्र है, ठीक है, मारुति निजी क्षेत्र है, टाटा आयरन निजी व्यक्ति के द्वारा है, और सुधा डेयरी भी बिहार में ही सुधा डेयरी पड़ता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये सरकारी क्षेत्र में है। ग्राम सभा के बारे में बताइए, कौन सा कथन से सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है? सही पूछना है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायत धनराशि के वितरण को नियमित करता है। ये फोर्थ सही हो जाएगा। ग्राम सभा का सचिव जो होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पीबीआई, बाकी गलत है। ठीक है जी। ठीक है। सवाल ये कह रहा है, लोकतंत्र के बारे में सहभागिता पर दिए गए लिखित कथन विचार की। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार उसके कार्यों को चुनौती देने का तरीका है नहीं। लोकतंत्र में सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन वो ऐसे लोग करने में समर्थ नहीं होते। दूसरा वाला तो सही है, पहला गलत है, ये पहला गलत है, दूसरा सही है पहला आंसर। ठीक है, सरकार को चुनौती नहीं दिया जाता इसमें कि सरकार के खिलाफ में आवाज उठाओ, ये नहीं। कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो केसर सागा, केसर सागा है जो हमको समझने का प्रयास करना। केसर सागा 89 का केसर सागा। इसमें क्या गया, कविताओं के रूप में बौद्ध कविता, इसमें बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध ग्रंथ है ना, इसमें बौद्ध ग्रंथ, इसमें कविता लिखा गया बहुत सारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग इसको।
पटवारी के बारे में इंपॉर्टेंट है। पटवारी क्या करता है? पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा करता है, सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र मुगाई फसलों के बारे में भी सरकार को सूचना देता है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलिए 90 क्वेश्चन मैंने आपको आज करा दिए। ठीक है जी, और आपको और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से देखिए। मैंने अच्छे से कोशिश किया है, पूरा प्रयास किया है कि एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कराऊं ताकि आपको जानकारी इकट्ठा हो सके। तो थैंक यू। ठीक है, और आप इस चैनल को अगर कोई कमेंट बॉक्स में कोई आवश्यकता है तो आप दे सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक समस्या का समाधान करने का प्रयास करें, जैसे भी समय मिलेगा आपको देने का। और ये चैनल पूरा फ्री है। ठीक है जी, आप आराम से देखिए, जो भी जानकारी मिलेगा सटीक मिलेगा और ये मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।